तो आज आए हैं क्लास टेंथ का मैथ चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर भी कहते हैं। उसे आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। शुरू से आप पूरा बेसिक से पढ़ने वाले हैं, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हम आज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, तो शुरू यहीं से करते हैं। यहाँ पर संख्या किसे कहते हैं, पहले आप बताइए संख्या किसे कहते हैं। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि संख्याएँ किसे कहते हैं। तो हम बता देते हैं। तो संख्याएँ अंकों के संग्रह को, क्या? अंकों के संग्रह को ही हम संख्या कहते हैं। अब अंक क्या है? तो अंक बनाया गया, अंक डिजिट है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन ये बता सकते हैं 0 से 9 तक के जो अंक है, 0 से 9 तक जो है उसे ही हम अंक कहते हैं। 0 से 9 तक है जो, उसको हम अंक कहते हैं, और उसके मिलने से जो बनता है उसे हम संख्या कहते हैं। तो क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं PDF के द्वारा। हम बोर्ड की सुविधा हमारे पास नहीं है, इसलिए हम PDF से पढ़ा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर शुरू में लिखा हुआ है क्या? अंक 10 होते हैं। कितने अंक? 10 होते हैं 0 से लेकर 9 तक। 0 से 9 तक जो है, यहाँ से 0 से 9 तक उसे अंक कहते हैं, और अंकों के मिलने से ही संख्या बनता है। तो अब पूरे संख्या पढ़ने वाले हैं। क्या? तो पहला है प्राकृत संख्या। प्राकृत गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 से इसे नेचुरल नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। इसीलिए इसे n से सूचित करते हैं। सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1 होता है, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होती है, यानी हम नहीं लिख सकते। कोई अगर और सबसे बड़ी संख्या लिखना चाहे, मानते हैं सबसे गिनती में अगर सबसे बड़ी संख्या कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है? नहीं लिख सकता है। लिखते लिखते थक जाइएगा, लेकिन नहीं लिख पाइएगा। मान लेते हैं 1 लिख दिए, उस पर 0 बैठाते गए, इस पर 0 बैठाते बैठाते आप थक जाइएगा, लेकिन नहीं लिख पाइएगा। तो 2 नंबर में है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या? अगर प्राकृत संख्या में अगर उसमें एक से ध्यान दीजिएगा, उसमें 1 से शुरू हो रहा था, और इसमें अगर 0 लगा दिया, यानी 0 से शुरू की गई गिनती की संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे किसे क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। इसलिए इसे W से सूचित करते हैं। क्या चीज़ से सूचित करते हैं? W से सूचित करते हैं। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 1 होती है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं? नहीं, लिखते लिखते थकिएगा, लेकिन नहीं लिख सकते हैं। अब रह जाए शून्य से बड़ी संख्या धनात्मक कहते हैं। मान लीजिए शून्य, ये 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ से ऊपर क्या है? या -1 -2 डॉट डॉट डॉट, यानी मतलब शून्य से बड़ी संख्या को धनात्मक और छोटी संख्या को ऋणात्मक कहते हैं। धनात्मक माने जिसके पास धन हो, जो अभी प्लस में धन है उसे, जो आपके पास धन है उसे धनात्मक, और जो कर्ज लिए होंगे, ऋण लिए हुए उसे ऋणात्मक। मतलब शून्य से बड़ी संख्या, शून्य से आपके पास 5 रुपया है, मतलब आप शून्य से आगे हैं, मतलब शून्य से आगे 5 रुपया है तो 5 रुपया। और आपके पास -5 है तो मतलब आप कर्ज में हैं, मतलब आपको 5 रुपये किसी को देने होंगे, तभी जाकर आप फिर शून्य पर आइएगा। माइनस में है तो 5 रुपये का आपको कर्ज सधाइएगा। माइनस में आप कर्जा लिए हैं किसी से 5 रुपये, तो पहले वो सधाइएगा, तो फिर शून्य पर आइएगा, तो फिर आपके पास जो पैसा होगा वो धनात्मक होता है। इसलिए शून्य से बड़ी संख्या को क्या कहते हैं? शून्य से बड़ी संख्या को धनात्मक, और शून्य से छोटी संख्या को ऋणात्मक कहते हैं। अब हुआ पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य के सम्मिलित रूप को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या? ऊपर हम लिखे थे 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और -1 -2 -3, ये डॉट डॉट डॉट, इन सभी को मिलाकर पूर्णांक संख्या कहते हैं। और इधर वाले को धनात्मक, इधर वाले को ऋणात्मक, और इन सभी को मिलाकर क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। मतलब धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य के सम्मिलित रूप को हम पूर्णांक कहते हैं। इसमें इसे Z से सूचित करते हैं। सबसे छोटी हो या सबसे बड़ी, सबसे छोटी हो या सबसे बड़ी हो संख्या को, लेकिन सबसे छोटी या बड़ी पूर्णांक संख्या को हम नहीं लिख सकते। देखिए सबसे छोटी पूर्णांक, सबसे छोटी में जाइएगा तो माइनस में जितने जाइएगा उतना छोटा होता जाइएगा, प्लस में जितना बड़ा लीजिएगा उतना, लेकिन प्लस में जाइएगा उतना बड़ा होता जाइएगा। तो न बड़ा लिख सकते हैं न छोटा लिख सकते हैं। तो इसलिए पूर्णांक संख्या का सबसे छोटी और बड़ी अनंत होती है संख्या। अब क्या है? अभाज्य संख्या। जब कोई संख्या स्वयं और 1 को छोड़कर अन्य किसी से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5, यहाँ पे 9 नहीं होगा, क्या होगा? यहाँ पे 9 नहीं होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत होती है। अब अभाज्य संख्या डिटेल में समझिए। मानते हैं कोई अंक है जिसमें 3 लिए हुआ, या इसमें अगर भाग देते हैं, इसको कटाने के लिए क्या करेंगे? 1 से कट सकता है, 1 बड़ा 3 अगर बोलेंगे तब कट सकता है, या 3 से कट सकता है। किसी अन्य अंक से या संख्या से कट सकता है? नहीं।
तो यह हो गया क्या, अभाज्य संख्या। और यहीं पे मान लीजिए 20 ले लिए, तो यह किससे कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा। कितने, 2 से ज़्यादा हो रहा है। अब ये 3 के बगल में 4 भी ले, 4 ही लेकर ले रहे हैं। 4 की इससे कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 4 से कट जाएगा। मतलब एक और स्वयं के अलावा भी दूसरे किसी से कट जा रहा है, तो ये भाज्य संख्या हो गया। और जो नहीं कट रहा है वो अभाज्य संख्या। मानते हैं जिसमें 3 नहीं कट रहा है तो अभाज्य हो गया, 4 कट रहा है तो वो भाज्य हो गया। क्या, भाज्य। भाज्य अभाज्य में अंतर समझ गया। देखिए यहाँ पर पूरा आ गया। देखिए यहाँ पर जिस संख्या का गुणनखंड 2 या 2 से अधिक ना हो अभाज्य संख्या कहता है। जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, मतलब यही गुणनखंड जो कट रहा है, मतलब 1 से 4 कितने से कटा है, 1 से कटा है, 2 से कटा है और 4 से कटा है, तो गुणनखंड इससे कितना होगा, 3 हो गया। तो जिसमें 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। 2 से ज़्यादा ना हो, 2 से अधिक ना हो, मतलब 1 या 2 उसके छोड़ के दूसरा किसी से ना कटे, वो अभाज्य कहलाता है। और जो कट जाता है उसे भाज्य कहते हैं, भाज्य। देखिए वही बात है, लिखा हुआ है। देखिए उस वहाँ पे बोले थे 9 नहीं होगा, यहाँ पर होगा। क्यों, क्योंकि 9 कितने से कट रहा है, 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। यहाँ पर 2 से अधिक से हो रहा है, इसलिए ये भाज्य है, अभाज्य नहीं है। अभाज्य में गलती से टाइप हो गया था, इसलिए नहीं होगा। अब यहाँ पे है सम संख्या। सम संख्या जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब 10 है, तो 2 से अगर 2 से इसमें भाग दिया जाए तो कट जाएगा। कितने से कटेगा, 5 से कटेगा। तो ये मतलब कितने, 2 और 5 से कटाएगा, 5 से कटेगा, तो मतलब कट जा रहा है। इसे 2 से कट जा रहा है तो ये सम संख्या हो गया। और यहीं आप ले 11 ले, अगर 2 के पारा में 11 आ गया, या 2 से कटना चाहे कटेगा, नहीं कटेगा। पॉइंट कटाने का तो कोई भी चीज़ लेकिन पॉइंट में आएगा। अगर इसे कटाएंगे तो पॉइंट में आएगा, तो लेकिन पॉइंट में नहीं, पूर्णतः कटे। क्या, पूर्णतः कटे, पूर्णतः। तो पूर्णतः नहीं कट रहा है, तो इसलिए जो कट जा रहा है उससे सम संख्या। जैसे में 10 कट गया, सम संख्या। 4 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, ये सब सम संख्या है। जो नहीं कटेगा उसे विषम संख्या कहते हैं। तो पूरा फिर से ला रहे हैं पूरा। देखिए जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है, और जो विभाजित ना हो, यहाँ पर देखिए जो विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7, तो विषम संख्या का सबसे छोटी संख्या 1 हो जाएगा, और बड़ी संख्या नहीं लिख सकते। सम संख्या का सबसे छोटी संख्या 2 हो जाएगा, बड़ी हम नहीं लिख सकते। तो इसका नोट्स आप बना लीजिएगा। हम ये PDF डाल दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो छूटा है वो अब अलग से भी नोट्स कर सकते हैं। जैसे सम संख्या का सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 2। विषम संख्या का सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 1। विषम संख्या का सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो अनंत नहीं लिख सकते। सम संख्या का सबसे बड़ी संख्या नहीं लिख सकते। इसी प्रकार है जो पॉइंट है, ये पॉइंट भी देख लेते हैं। भाज्य सम, यह है पॉइंट। वैसे संख्या जिसका मौसा 1 हो, क्रमागत संख्या को हम क्या कहते हैं, क्लोज अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो जिसका मौसम, जिसका महत्तम निकालिएगा तो 1 आएगा। या क्रमागत संख्या, लगातार कोई संख्या हो, जिसमें 5 6 7 8 या 12 13 या 2 3, ऐसे क्रमागत संख्या, इसे क्रमागत संख्या कहते हैं। ये हो तो लेकिन किसे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या जैसे में 2 3 का महत्तम निकाल कर देखिएगा तो 1 आएगा, 6 7 का निकालिएगा तो भी 1 आएगा। तो इसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q नॉट इक्वल टू, यहाँ पर नॉट इक्वल टू होगा, सिंबल नहीं मिल रहा था इसलिए लगाया गया वो। तो यहाँ पर क्या होगा, P/Q को रूप में लिखा सकता है जहाँ Q 0 के बराबर ना हो। Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर ना हो। Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, वैसी संख्या को P/Q मतलब परिमेय संख्या कहते हैं। तो 0 क्यों ना हो, तो उसको हम डिटेल में समझा रहे हैं। जैसे हम 5 लिखे हुए हैं, तो मान लेते हैं 1 यहाँ पर आ, तो 5 रुपया परिमेय संख्या 5 को हम, जिसमें ये शुरू से बताया ये 5 है, इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसको बाई में 1 लिख सकते हैं। बाई में 1 लिखने का मतलब होगा कि 5 रुपया है जो एक आदमी के पास है। क्या, 5 रुपया जो है वो एक आदमी के पास है, मान लिए। और मानते हैं आप 5 लिख दिए और यहाँ पर 0 लिख दिए नीचे, तो मतलब 5 रुपया है तो किसके पास है, 0 आदमी के पास हो सकता है। आदमी मतलब 0 आदमी, तो आदमी है नहीं, तो 5 रुपया किसके पास है। मानते हैं कोई सी जगह पे है, तो कोई जगह होगा तब ना, एक जगह पे है, या लेकिन एक जगह पे हो, चाहे एक स्थान पे हो, चाहे एक आदमी के पास हो, तो ये 5 रुपया है तो कहाँ है, कहीं है ही नहीं। तो इसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या भी इसे नहीं कहते, इसे अपरिभाषित कहते हैं। मतलब अपरिभाषित, अगर 0 आप नीचे दे देते हैं तो वो अपरिभाषित हो जाता है, मतलब उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता, वो असंभव है। इसलिए
देखिए जैसे मैं 2/3, 2/3, 5/8, 5/8 और 2/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं। लेकिन बाई में जीरो कभी नहीं हो सकता है। अगर कोई एक मान बता दे ये इनफाइनाइट हो गया, मतलब अपरिभाषित हो गया, इसका मान होता है 1/0। क्या हो गया? 1/0। इनफाइनाइट का मान अगर कोई पूछ दे तो 1/0 होता है, जो अपरिभाषित नहीं है। और अपरिमेय संख्या, वैसे संख्या जैसे पी वाई के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे में √3, √5, √7। और ऐसे भी संख्या होते हैं जिसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे में 0.1, 00, 1, 000, 1, 40, ऐसे ही बढ़ते जाए, लगातार बढ़ते जा रहा हो, उसे भी अपरिमेय संख्या कहते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया है 0.15, तो इसे आप p/q के रूप में बदल सकते हैं, मतलब ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन आपको 15 लिख दिया, फिर 155 55, फिर 1 555, ये हो गया अपरिमेय संख्या। लेकिन केवल 15 रहे तो, केवल अगर 15 रहे तो क्या होगा? परिमेय संख्या हो सकता है। देखिए लाइक कीजिएगा तो वीडियो बनाने का मन करता है, और सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप नोटिफिकेशन, आपको लगातार जो भी वीडियो डालेंगे आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलेगा। शेयर कीजिएगा तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, तो आपके दोस्त भी पढ़ लेंगे, सीख लेंगे। और जो लोग सोचते हैं कि हमारे दोस्त पढ़ कर आगे बढ़ जाएंगे, तो लेकिन उनके लिए हम बता दें कि अगर किसी से कुछ छुपा कर पाना चाहते हैं या चोरी से पाना चाहते हैं तो वो कभी नहीं होगा। मिल बांट कर पढ़ने में जो अगर कुछ बांट कर सीख रहे हैं तो और बढ़िया से सीख पाते हैं। अगर कोई चोरी छुपे सीखेंगे तो जल्दी नहीं सीख पाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं हम। क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का? जब दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिया हो और अद्वितीय पूर्ण q और r विद्यमान हो, मतलब जब दो धनात्मक पूर्णांक मतलब पूर्णांक में हम ऊपर बताए हैं, पूर्णांक में धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य दोनों होता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? धनात्मक a और b दिया हो तो उसमें अद्वितीय माने दूसरा नहीं, एक से दूसरा नहीं हो सकता। मतलब इसका एक ही आंसर है तो एक ही आंसर है, दूसरा आंसर हो ही नहीं सकता। इसका एक ही मालिक हो सकता है तो एक ही मालिक, दूसरा मालिक नहीं हो सकता। मतलब अद्वितीय मतलब एक ही, दूसरा नहीं। पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान हो। Q और R विद्यमान मतलब Q, यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है, पहले देख ले। A बराबर BQ + R। A और B दो संख्या दिया हुआ है, वो धनात्मक पूर्णांक संख्या मतलब दो धनात्मक संख्या, और B उसका गुणनखंड होता है, मतलब उस कितना से गुना करेंगे, और R यहाँ पर क्या होता है? शेषफल होता है। मानते हैं अगर कोई यहाँ पर 10 और 3 दिया हुआ है तो इसको हम उदाहरण के द्वारा हम समझाएंगे कि कौन क्या है। तो और पहले यह कंडीशन समझ लीजिए, क्या है? एक प्रकार का कंडीशन है, इस सूत्र का कंडीशन है, इस सूत्र का कंडीशन है। 0 के बराबर या बड़ा, 0 के बराबर या बड़ा R हो सकता है, लेकिन R से बड़ा हमेशा B होता है। क्या होता है? R से बड़ा हमेशा B होता है। जो B है ना, इससे बड़ा हमेशा, लेकिन ई R से हमेशा बड़ा होगा। जो R है इससे बड़ा हमेशा है B होगा। हाँ, तो चलिए उदाहरण हम समझा दें आपको। पहले उदाहरण 10 और 3 लिए हुए हैं, और इस सूत्र के माध्यम से आप LCM निकालते हैं। क्या निकालते हैं? LCM LCM कहते हैं, HCF निकालते हैं। HCF माने महत्तम। क्या? महत्तम निकालते हैं, HCF। महत्तम निकालने की एक और विधि है, लेकिन उससे आसान विधि अगर समझ में आता है हमको तो ये है, क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो ये बहुत आसान है, एक बार समझ लीजिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। तो इसमें जो बड़ा संख्या है उसको A मानते हैं, और जो छोटा संख्या होता है उसको B मानते हैं। तो किसमें बड़ा संख्या क्या है? A है। बड़ा संख्या 10 है तो A मान लिए, छोटा संख्या 3 है तो उसको B मान लिए। और तो ऊपर सूत्र लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत ना पड़ेगी। तो यहाँ पर पहला 10 लिख दिया, और ये रहा B लिख दिए हैं यहाँ पर 3। तो 3 में कितने से अगर गुना किया जाए, जैसे भाग करते हैं, सेम उसी तरह HCF होता है। आप लोग पहला बार किए होंगे तो पता होगा। और हमको लगता है आप 10th में हैं तो 7-8 में आपको लमसम HCF महत्तम सिखाई दिया गया होगा, लेकिन आप दूसरे मेथड से उस समय निकालते थे। अब ये यूक्लिड विभाजन से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर 3 है, तो इस 3 में कितने से गुना किया जाए कि 10 के बराबर हो या इसके आसपास लेकिन थोड़ा कम हो। तो कितने से? 3 से गुना किए। हम 3 से गुना किए तो कितना आएगा? 9। मन में रखिए 9, और 10 में से 9 घटाइए, बचा शेषफल 1। तो यहाँ पर 1 लिख दिए। क्या लिख दिए? 1 लिख दिए। अब उड़ जा। अब इस B को हम A की जगह पर लाते हैं, मतलब 3 यहाँ पर हम ला दिए, और इस R को B की जगह पर लाते हैं। कहाँ ला दिए? 1, लेकिन ये B को A की जगह पर
और आर को बी की जगह पर। अब इस तीन को लेकिन इस एक, लेकिन अभी यहाँ पर ये जो बी है एक, अब इस एक से कितने में गुना किए कि इस एक के मतलब 3 के बराबर या इससे कम है। तो एक में अगर 3 से आप गुना करते हैं, एक में अब 3 से, तो 3 के बराबर ही आ जाएगा। तो ये यहाँ पर 3 आ गया। तो अगर इस 3 में से इस 3 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो जीरो। तो जीरो शेषफल लिख दिए। अब जहाँ जीरो आपको शेषफल मतलब आर का मान, जहाँ आर का मान जीरो आ जाता है वहाँ पर अगर बी की जगह पर जो होता है उसे हम एचसीएफ कहते हैं। यहाँ पर गलती टाइप किया हुआ है, यहाँ पर 1 होगा, इसका मान क्या होगा, 1 होगा मान, मतलब एचसीएफ यहाँ पर 1 होगा। तो मतलब 10 और 3 का एचसीएफ 1 है। जिस प्रोसेस से अभी निकाले हैं इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। प्रमेय के सूत्र द्वारा हम निकालें। अगर कोई पूछता है, बोलता है कि यूक्लिड विभाजन द्वारा आप एचसीएफ निकालिए, तो इसी मेथड से आप निकालेंगे। इससे अगर मानते हैं इस आपको कठिन लगता है तो पहले वाले मेथड जैसे मैं यहाँ पर 10 लिख दिए और यहाँ पर 3 लिख दिए, तो 3 तिहाई यहाँ पर 9 कर दिए, 3 तिहाई 9 बचा शेषफल 1। तो इस 3 को उतार दिए और यहाँ से इस कट गया, 1 तिहाई 3 यहाँ पर क्या हो गया, ये कट गया, ओ सॉरी पूरा उड़ गया, 9 स्क्रीनशॉट ले लिए। तो यहाँ पर ये कट जाएगा। तो यहाँ पर जो बचा एक को ही हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। इस तो पुराना विधि में इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन बस ये अगर लाइन बाई लाइन है तो आसान है। तो लाइन बाई लाइन आसान हो गया। वो तीसरा निकालने में तकलीफ होती थी, और आपको 10th में यूक्लिड विभाजन ही पढ़ना है। वाह भाई सुबह। तो चलते हैं अब आगे। अब शांत परिमेय संख्या p/q के लिए q का अभाज्य गुणनखंड इतना के रूप में होता है, जबकि अशांत आवर्ती के लिए 2 का पावर n और 5 का पावर, जो m और n है यहाँ पर, जो m और n इसका पावर के रूप में रहेगा, के रूप में नहीं होता है। और थोड़ा पूरे कर दें। परिमेय संख्या 0.7। देखिए यहाँ पर गलती किया हुआ है टाइपिंग में, हम बता दें। जो यहाँ वाला पॉइंट है यहाँ होना चाहिए, यहाँ वाला पॉइंट यहाँ होना चाहिए। हम पहले बता देते हैं। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवर्ती में होता है। क्या होता है, और परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या मान लिए p/q लिए हुए हैं, तो इसका दशमलव प्रसार मतलब एक q का अगर दशमलव प्रसार बोलिए चाहे, लेकिन परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवर्ती होता है। q से, लेकिन p/q के रूप में लिखे हुए हैं, तो p और q में भाग दिया जाता है तो उस दशमलव आता है, कोई मान करता है तो दशमलव में आता है, तो उसे शांत और अशांत भी कहते हैं। तो इसी का, लेकिन जब ये शांत का अशांत कहते हैं तो क्यों कहते हैं और कैसे कहते हैं, इस बात को यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए परिमेय संख्या p और q के लिए q का अभाज्य गुणनखंड, मतलब अगर q का अगर गुणनखंड निकाला जाए, या आप एलसीएम समझ लीजिएगा, एलसीएम निकाला जाए तो अगर 2 और 5 के रूप में आता है, 2 और 5 हो, लेकिन n और m अचर है, ये माथा पर है, मतलब इसके लेकिन पावर में है, इसका m और n के जगह पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर 2 और 5 हो तो वह शांत होता है, जबकि अशांत आवर्ती के लिए इसके रूप में नहीं होता है, मतलब 2 और 5 के रूप में नहीं होगा, इसके साथ कुछ और हो सकता है, या 5 की जगह पर 7 हो सकता है, या 2 और 5 के अलावा कुछ और हो सकता है, उसे अशांत कहेंगे। और 2 और 5 के रूप में उसे शांत कहेंगे। क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल करके समझाते हैं। और यहाँ पर एक और पॉइंट देख लीजिए, कॉलपेड्रिक गॉस को गणित का राजकुमार कहा जाता है। कॉलपेड्रिक गॉस को गणित का राजकुमार कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है बहुत आसानी से। और ये पॉइंट है, पॉइंट कहिए या नोट कहिए, ये बोलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 धनात्मक पूर्णांक ए और 2 धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर के लिए यहाँ पर नहीं रहेगा। 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का एलसीएम गुने ए बी का एचसीएफ बराबर ए गुने बी होता है। कैसे, आपको समझ नहीं है, चलिए उदाहरण के द्वारा समझिए, पूरा उदाहरण में पूरा समझ में आता है। अगर ले लिए एक संख्या, क्या 455 और 42 एक संख्या ले लिए, हम वहीं ऊपर ही बताए हैं, जो बड़ा संख्या होता है उसे ए मानते हैं, जो छोटा संख्या है उसे बी मानते हैं। तो बड़ा संख्या को ए मान लिए, छोटी संख्या को बी मान लिए। अब यूक्लिड विभाजन से उसका एचसीएफ निकाल दिए। क्या एचसीएफ यहाँ पर कितना आया है, 7 आया है, हम करके बता दे रहे हैं। 455 है, 455 ले लिए, और इस 42 कहाँ है, बी की जगह पर। तो बी में कितना से गुना किया है, क्यू का मान ये है, मतलब क्यू का मान
आज आपके द्वारा, लेकिन गणित के द्वारा आता है कि आप कितना कीजिएगा, मतलब कि 42 में अगर कितना से गुना किया जाए कि 455 के बराबर हो या उससे छोटा कम हो तो कितना, तब अगर मानते हैं 11, अगर यहाँ पर 10 से किए और 11 से किए होते तो 55 से ज़्यादा माना जाता। यहाँ पर 10 किए हुए हैं तो कितना आएगा 420 आएगा, और 420 में अगर 455 में से 420 घटाएंगे तो कितना मान आएगा तो 35। यहाँ पर आर का मान कितना आ गया 35। अब यहाँ पर बी को ला दिए एक जगह पर, क्या एक जगह पर ला दिए, यहाँ पर आ गया बी और इसको यहाँ पर ला दिए। तो अब इस ए को अब हम इसको ए मानेंगे और इसको हम बी मानेंगे। तो अब इस ए में, लेकिन इस बी में कितना से गुना करेंगे कि ए के बराबर या उससे कम आएगा। तो 35 में 1 से गुना किए तब जाकर आया 35, और 42 में से 35 घटेगा तो कितना आया 7। तो अब आर की जगह पर कितना आ गया, आर की जगह पर 7 आ गया, आर की जगह पर 7 आ गया। अब इस बी को इसके ए की जगह पर लाते हैं और इस आर को कितने कहाँ ला दिए बी की जगह पर। अब इस बी में कितना से गुना करेंगे कि ए के बराबर या उससे कम है। तो इसमें अगर 5 से गुना करते हैं तो इसको बराबर आ जाता है। तो 35 में अगर इस 35 में से इस 35 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 0। तो अगर जब आर का मान 0 आ जाए तो उसमें जहाँ बी की जगह पर जो मान होता है उसे हम HCF कहते हैं। तो यहाँ पर बी की जगह पर कितना है 7 है, बी की जगह पर 7 है। तो इसका HCF कितना आ गया 7, मतलब मसो क्या मसो कितना आ गया 7, मसो बराबर 7। अब इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालना तो बहुत जानते हैं, पहले से जानते होंगे, और इसका दूसरा मेथड नहीं यही है। आप एलसीएम निकालिए, 7 से कटाते हैं तो 65 और 6 आया। तो अगर 65 6 7 में गुना करते हैं 2730 आया। और ऊपर दिए हैं जो मतलब इस ए बी का एलसीएम, इस ए बी का HCF में अगर गुना किया जाए तो इस दोनों संख्या के ए और बी के गुना के बराबर होगा। मतलब देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम है 2730, HCF आया 7, यहाँ पर इस ए का मान है 455, बी का मान है 42। तो अगर इस एलसीएम और HCF में गुना किए तो भी इतना ही आया, और इस दोनों संख्या में गुना किए तो भी इतना ही आया। अब यहाँ पर एक लॉजिकल क्वेश्चन समझिए, बहुत अगर समझ लेते हैं तो लेकिन कम से कम ऑब्जेक्टिव में एक न एक तो सवाल इससे जरूर पूछेगा। मान दिए इसमें HCF आपको ये दे दिया, HCF दे दिया और एलसीएम पूछ दिया, एलसीएम पूछ दिया, ऑब्जेक्टिव सवाल है, और इस दोनों संख्या को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इस दोनों संख्या को दिया हुआ है। तो अगर आप इस दोनों संख्या में गुना करके और इससे भाग दे देंगे ना तो डायरेक्ट ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। देख लीजिए हम समझा दें, ये मानते हैं इसमें इस दोनों संख्या में गुना किया तो कितना आया 19,110 आया, 19,110। और HCF की जगह पर कितना है 7 है। यहाँ पर मानते हैं एलसीएम को एलसीएम लिख दिए, एलसीएम को एलसीएम, एक मिनट लिए, यहाँ पर एलसीएम लिख दिए, एलसीएम गुने यहाँ पर HCF की जगह पर कितना है 7, अब बराबर हो गया 19,110 हो गया, 19,110 हो गया। तो अगर इस एलसीएम को निकालना हो तो गुना में है तो इसको अगर यहाँ पर देंगे भेज देंगे तो भाग में आ जाएगा, और इसमें अगर भाग दे दिया जाए तो कितना एलसीएम का मान आ जाएगा 2730। एक बार करके देखिएगा। इसी अगर यह लॉजिक समझ में आ गया तो अब इससे एक क्वेश्चन जरूर बना दीजिए एक ऑब्जेक्टिव में। दोबारा एक और उदाहरण ले लेते हैं। देखिए इसमें 135 और 225 लिए हुए हैं। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 225, तो इसको ए मान लिया, और बी को 135 जो है उसे बी मान लिया, और 225 एक जगह पर 225 रख दिए, बी की जगह पर 135 रख दिए। तो अब करते हैं एक बी में कितना से गुना किया जाए कि इसके बराबर या इससे कम आए। तो 1 से गुना करेंगे, 2 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 13 दूना 26, मतलब 260 के ऊपर आएगा। तो यहाँ पर 1 से गुना किए तो कितना बचेगा 90 बचा, और इसको एक जगह पर ला दिया, इसको बी की जगह पर ला दिया। अब 135 आ गया। तो अब इस 90 में कितना से गुना किया जाए कि 135 के करीब आ जाए। तो 1 से गुना किया तब फिर आर में बच गया 45। अब इस 90 को एक जगह पर ला दिया और इसको आर की जगह पर ला दिए। अब इसमें कितना से गुना करें कि 90 के बराबर या उससे कम है। तो 45 में अगर 2 से गुना किए तो उसके बराबर आ गया। तो यहाँ पर आर क्या आ गया 0, यहाँ पर आर 0 आ गया। तो अब आर जब 0 आते हैं तो वहाँ पर बी का मान को क्या कहते हैं HCF कहते हैं। HCF क्या कहेंगे HCF। तो यहाँ पर HCF आपको मिल गया। अब एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम निकालने के लिए देखिए 5 से किए तो 45 27, या फिर 3 से किए तो 15 9 आया, तो फिर 3 से किए तो 5 और 3 आ गया। तो अभी सबको गुना करेंगे कितना, तो 3 5 5 5 5 से गुना किया तो 675 आएगा। करके देख लीजिएगा 675 आ गया। तो फिर उसी मान को ऊपर जो बताए हैं नोट्स, एलसीएम गुने HCF और ए बी और ए गुने बी, मतलब ए बी का एलसीएम ए बी का HCF बराबर ए गुने बी होता है। ये बराबर मुँह पर बताए हैं नोट्स। तो इसको बोलेंगे प्रूव करते हैं, और क्वेश्चन में देखिएगा प्रूव करने को भी बोलेगा तो इसी विधि द्वारा प्रूव होगा। तो करते हैं। तो यहाँ पर
क्या आ गया, LCM आ गया 675, HCF कितना आया था, HCF 45 आया था, यहाँ पर 45 लिख दिए। और संख्या क्या थी, 225 और 135, इन दोनों को कीजिएगा तो 30,375, और इसको भी कीजिएगा तो 30,375 आएगा। कितना आएगा, 30,375, दोनों मतलब बराबर आ जा रहा है। इससे आपको सिद्ध हो गया कि हमारा मैथ सही है। तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों प्लीज़। चलिए अब उदाहरण आपके चले गए, किताब का एक उदाहरण लिए हुए हैं, और ये ऊपर हम बताएं उसके सहायता से और इसके सहायता से आप एक्सरसाइज 1.1 पूरा बना सकते हैं। हम जितना एग्जांपल दिए हैं अगर समझ गए हैं तो आप एक बार कोशिश कीजिएगा तो पूरा एक्सरसाइज बन सकता है। तो चलिए हम पहले बता दें इसको। कोई माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, अगर ये यूक्लिड विधान की परिमेय याद है तो यहाँ पर एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, ऊपर बोला था कि A और B एक धनात्मक पूर्णांक हो, तो इसलिए ये धनात्मक पूर्णांक एक मान लिए। B का मान, B की जगह पर क्या है, 2 है, यहाँ पर देखिए बता रहा है 2 है, धनात्मक सम 2 Q के रूप का हो, और यहाँ पर भी बता रहा है। तो यहाँ पर B की जगह पर क्या है, B की जगह पर 2 है, तो यहाँ पर B की जगह पर 2 लिख दिए। और यहाँ पर Q का मान यहाँ पर बराबर होगा 0 या 0 के बराबर Q का मान हो या 0 से बड़ा हो। यहाँ पर बराबर नहीं होगा Q का मान अगर 0 के, यहाँ पर सोचिए अगर 0 यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर Q का मान यहाँ पर 0 रख देते हैं तो लेकिन गुना है लेकिन 0 हो जाएगा, तो इसलिए Q का मान 0 नहीं होगा। 0 से बड़ा हमेशा Q होगा, 0 से बड़ा Q होगा, इतना समझिए, 0 से बड़ा Q होगा, ये लिख दिए। और R के जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कंडीशन, यहाँ देखिए ये कंडीशन देखिए, B से हमेशा छोटा होता है R से बड़ा B, मतलब B से छोटा R, तो B क्या है, 2 है, B बराबर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 2 से नीचे मान 0 या 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख दे, चलिए थोड़ा ऊपर चलते हैं, यहाँ पर इसलिए लिख दिए A बराबर 2Q प्लस R के जगह पर एक बार 1 लिख दिए, और यहाँ पर भले एक बार 0 लिख दिए, एक बार 1 लिख दिए। तो यहाँ पर अगर 0 ना भी रखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और यहाँ पर 1 लिख दिए। तो यह हो गया सम, क्या हो गया, ऊपर वाला हो गया सम, क्योंकि अगर ऊपर सम का परिभाषा याद कीजिए, अगर 2 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब 2 में अगर कुछ गुना किया जाए, 2 से पहाड़ा में अगर कुछ 2 से अगर कुछ कोई संख्या से गुना किया जाए तो वो मतलब ऐसा संख्या आएगा, मतलब 2 में हम 10 से गुना कर दिए तो क्या आएगा, 20, वैसा संख्या आएगा जो सम संख्या 2 से विभाजित हो जाता है, वो सम संख्या था, इसलिए यह सम हो गया। अगर 2 में 1 जुड़ जाए, मतलब 2 में पहाड़ा में 10 बार पढ़े तो 20 आया, और इसमें 1 जोड़ दिया जाए तो 21 हो गया, तो ये सम आएगा नहीं, विषम आएगा, हमेशा विषम आएगा। अगर 2Q + 1 अगर दे तो ये हमेशा विषम होगा, और 2Q प्लस अगर 0 हो या 2 हो, लेकिन अगर 2Q लिखा हो और उसमें सम संख्या जुड़े, मतलब 2, 4, 6 सम संख्या जुड़े तो सम संख्या होगा, और विषम संख्या जुड़े 1, 3, 5 तो विषम संख्या होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2Q क्या हो गया, सम संख्या होगा, 2Q + 1 विषम संख्या होगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, तो हाँ लिख दिए। कैसे, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा था, के रूप में Q के कोई पूर्णांक हो के रूप में होता है, तो क्या होता है, हो सकता है, बताइए, आपसे पूछ रहा है हो सकता है या नहीं हो सकता, तो हो सकता है, हम लिख दिए यहाँ पर भी लिख दिए, हो सकता है कि आप अपने मन से थोड़ी भी लिख दिए, क्वेश्चन के हिसाब से समझ कर लिखे हुए तो लिख दिए। तो अब चलिए चलते हैं, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। अगर नहीं समझ आया हो तो फिर से वीडियो को दोबारा देखिए, कुछ जरूर समझ में आएगा, और नहीं, अगर फिर भी ना आ रहा है तो कमेंट कीजिए, हम इससे और डीपली समझाने की कोशिश करेंगे।